और अस्सलाम वालेकुम। 23 दिसंबर पाकिस्तान में मंगल की शाम और सबसे पहले टाइम ट्रैकर आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 24। याद दहानी, अगर अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मजबूत बना सकें। अब चलते हैं ज़रा आज की अहम खबरों की तरफ और पहली खबर है पीआईए बिक गया। बिका है 135 अरब में, कर दिया है प्राइवेटाइज पीआईए को और बेच डाला है और ख़रीदा है आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने। आप फिर भी सोच रहे होंगे कि चलें 135 अरब अच्छी प्राइस है। नहीं, ऐसा नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान को इसमें से मिलेंगे सिर्फ 10.8 अरब रुपए। कितने? 10.8 अरब। है ना इंटरेस्टिंग बात। 135 अरब का बिका, 10.8 अरब। इतने के तो शहबाज शरीफ इश्तेहारात दे चुके हैं पीआईए के लिए पिछले कई दिन से। लेकिन यहां पर वो एक मुहावरा है ना, चोरों का माल लाठियों के गज। माल तो चोरों का नहीं है, माल तो आवाम का है, लेकिन ये ट्रीट उसे ऐसे ही कर रहे हैं कि जैसे चोरों का है और लाठियों के गज़ों के साथ ये उसे माप कर बेच रहे हैं। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि अगर 10.8 अरब को आप अमरीकी डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो 30 से 35 मिलियन अमरीकी डॉलर बनते हैं सिर्फ। इसमें पीआईए खरीदा गया है। पीआईए के पास 34-35 या शायद 38 के करीब, मीन 38 के करीब जहाज़ हैं। मुख्तलिफ उसमें बड़े छोटे हर तरह के जहाज़ हैं। उनमें से कोई 18-20 जहाज़ हैं जो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में हैं, बिल्कुल फ्लाई कर रहे हैं, वो बेहतरीन कंडीशन में हैं। और वो तमाम जहाज़ जो हैं उसके साथ 78 डेस्टिनेशंस हैं पीआईए की, जिसके लाइसेंस पीआईए के पास हैं। उनके लाइसेंस ही सिर्फ बेचें तो शायद इससे ज़्यादा पैसों में बिकें, बाकी सब कुछ छोड़ दें। और उसके साथ साथ पीआईए की बेमिसाल लाजवाब किस्म की सारी प्रॉपर्टी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वो भी इसी के अंदर जाहिर है शामिल होगी। इसमें एक और इंटरेस्टिंग पहलू है, पीआईए के ऊपर 850 अरब रुपए का तकरीबन नुकसानात उसके या कर्जा उसका या जो उसके वाजिबुल अदा लाइबिलिटीज़ थी वो 850 बिलियन रुपीज़ की थी। आप सोच रहे होंगे वो भी साथ ही किसी ने खरीदी होंगी। नहीं, उनको पहले हुकूमत ने आपके खाते में डाल दिया, मीन टैक्स पेयर के खाते में डाल दिया, आम आवाम के खाते में डाल दिया। 850 अरब की जो लाइबिलिटीज़, उसमें से शायद 650 या सारी लाइबिलिटीज़ जो हैं वो हुकूमत ने अलहदा कर दी पीआईए से। पीआईए को तमाम लाइबिलिटीज़ से साफ़ कर दिया, मतलब वो जो 850 अरब की लाइबिलिटीज़ थी वो खाते में डाल दी अवाम के, टैक्स पेयर के, हुकूमत पाकिस्तान के। उसके बाद पीआईए के ये जो 34 या 38 जहाज़ हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया कि 18-20 बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में हैं, बाकी भी बिल्कुल छोटे मोटे काम के बाद ज़ाहिर है चल जाएंगे। और 78 डेस्टिनेशंस, उनके लाइसेंसेज और सारी प्रॉपर्टी ये बेच डाली 135 अरब में। लेकिन इसमें एक हिडन पॉइंट है। वो पॉइंट ये है कि जो भी पीआईए को खरीदेगा वो उसका 8% जितने का भी खरीदेगा 8% हुकूमत पाकिस्तान को देगा। बाकी तमाम 92% वो अपने पास ही रखेगा, मीन पीआईए में रखेगा और उस पर इन्वेस्ट करेगा और इस एयरलाइन को बड़ा करेगा। है ना मज़े की ऑफर। मीन आप पीआईए को प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं और उन्हीं पैसों से वो पीआईए को खड़ा भी करेगा। आपने सारे जहाज़ भी दे दिए, आपने सारी प्रॉपर्टी भी दे दी, आपने तमाम राउट भी दे दिए, डेस्टिनेशंस जो हैं उनके लाइसेंस हैं वो भी दे दिए आपने, और साथ आपने कहा कि सारे पैसे भी आप रखें। तो ये जो भी बोली लगा रहे थे ये असल में बोली अपने लिए ही लगा रहे थे। मीन दो ग्रुप्स थे जिनकी बोली आपस में लग रही थी, लकी ग्रुप और आरिफ हबीब ग्रुप। ज़रा ये क्लेम करते हैं कि 1-1 अरब की बोली लगी आखिर पर। 127 अरब आरिफ हबीब ने लगाई, तो फिर 128 लकी ग्रुप ने, फिर 129 जो है वो आरिफ हबीब ने, फिर 130 लकी ग्रुप ने, फिर 131 आरिफ हबीब ने, फिर 132 लकी ने, फिर 133 आरिफ हबीब ने, फिर 134 लकी ग्रुप ने, फिर 135 आरिफ हबीब ने लगाई और ये बोली ख़त्म हो गई। इसमें शायद 1 या 2 ब्रेक्स भी ली गई। 3 लोगों ने इसमें इनिशियल बोलियां जो हैं वो जमा करवाई थी। मज़े की बोली जो सबसे जमा करवाई थी वो एयर ब्लू ने जमा करवाई थी 26 अरब की, और शुरू में 115 अरब की बोली आरिफ हबीब ने जमा करवाई थी, और लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 101 अरब की बोली जमा करवाई थी। एयर ब्लू वाले तो मेरा ख्याल फ्लूक लगाने ही आए थे, या मेरा ख्याल उनको किसी ने ऐसे ही कहा था कि चले नंबर कम है आप भी बोली डाल दें। मेरा तजिया है, क्योंकि ये तो कोई सीरियस एफर्ट लगती नहीं। सोचें अगर एयर ब्लू जीत जाती बोली तो 26% का 26 अरब का 8% निकाले तो ये तो मेरा ख्याल मुफ्त में ही, ये तो जहाज़ के टायर भी इतने के नहीं होंगे जितने का एयर ब्लू जो है वो पूरा पीआईए खरीदने आई थी। तो मेरा ख्याल है ये खाना पूरी की थी। इनको बस कहा गया था कि आप भी डाल दें बोली, तो इन्होंने 26 अरब की बोली डाल दी। उनको भी पता होगा कि लकी और आरिफ हबीब 100 बिलियन से ऊपर जा रहे हैं। और ये जहन में आपने रखना है, बार बार आपको बता रहा हूं कि जो भी कीमत पर ये बिकी है 135 अरब का, सिर्फ 8% जो है वो मिलना है हुकूमत पाकिस्तान को। बाकी सारे पैसे जिसने खरीदी उसी के हैं, क्योंकि उसने पीआईए के ऊपर और इन्वेस्ट करने हैं। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग डायमेंशन भी याद कीजिए कि पिछली दफ़ा भी बोली लगवाने की कोशिश की थी। 7 अरब रुपए, जी कितने, 7 अरब 7 बिलियन जो है वो पे कर दिए थे
कंसल्टेंट को कि हमें मदद करें, हम पीआईए को बेचना है। तो कंसल्टेंट ने अपनी फ़ी 7 अरब रुपए वसूल की थी हुकूमत पाकिस्तान से बोली के लिए, पीआईए को तैयार करने के लिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार करने के लिए। बोली कितने की लगी थी पिछली दफ़ा? 10 अरब की। कितने की? 10 अरब की। तो फिर उस बोली पर पीआईए को नहीं बेचा गया था, क्योंकि 7 अरब का तो खर्चा पहले ही कर दिया था, कंसल्टेंट ने फ़ी ले ली थी। अब अगर वो 7 अरब भी आप सामने रखें, और अभी कम से कम 4-5 अरब के तो इश्तिहार शहबाज शरीफ दे चुके हैं, अजमत की उड़ान के पता नहीं कौन सा इश्तिहार रोज़ तमाम अखबारों के अंदर दे रहे हैं। तो 7 अरब का वो खर्चा याद रखें जो किया था कंसल्टेंट। ये बाकी हिडन खर्चे बहुत सारे हुए होंगे, ये जो सामने सामने बता रहा हूँ। और कोई 4-5 अरब के अगर इश्तिहारात आप डालें तो ये 12-14 अरब का तो ये खर्चा शहबाज शरीफ साहब ने कंसल्टेंट और एडवर्टाइजिंग की मद में कर दिया। और हुकूमत को मिल कितने रहे हैं? 10.8। तो मेरे ख्याल में हमने 2-3 अरब जेब से देके, अपने पास से देके पीआईए भी बेच दी है, तमाम असासे भी बेचती हैं, उसके राउट्स भी बेचती हैं, डेस्टिनेशंस भी बेचती हैं, सब जहाज़ बेचते, बेच डाल जो कुछ बेच सकता है आसिम मुनीर, इस वक्त आपका राज है, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। तो ये वो तरीका है जिससे पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त चल रही है, बहुत ही अफसोसनाक है। ये भी इन्होंने नहीं बेचनी थी, ऐसी खाते रहना था इन्होंने। लाइक मैं ये कहूँ कि ये दोनों सूरतों में पाकिस्तानी पब्लिक के लिए बुरी खबर थी। अगर ये ना बेचते तो इनके अल्ले तलल्ले वहाँ पर चल रहे थे, तो ये रोज़ के रोज़ खाते थे। अभी बेच के ये एक ही दफ़ा खा गए। ये माजरत के साथ वो नशई वाला हाल है। माजरत इस लफ्ज़ पर मैं किसी को नशई नहीं कह रहा, लेकिन एक सिचुएशन एक्सप्लेन करने के लिए कि माजरत के पास नशई वाला हाल है। उसे रोज़ के रोज़ पैसे दोगे तब भी खा जाएगा, उसे नहीं दोगे तो वो कोई एसेट उठा के बेच के वो खा जाएगा। तो ये वो वाला काम इन्होंने किया है सब ने मिलजुल कर। इसमें मुझे याद आया एक दफ़ा पाकिस्तान में एमसीबी बैंक बिका था, वो भी ऐसे ही थोड़े से पैसे शायद उन्होंने जमा करवाए थे, बाकी उसी बैंक में से कर्जा लेके वो बैंक खरीद लिया था, वो भी नवाज शरीफ साहब ने बेचा था। ये भी इस वक्त दोबारा नवाज शरीफ साहब के सर पर ही सेहरा सजता है जो उन्होंने इस पीआईए को बेचा है। आखिरी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 1 साल तक सिर्फ ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये इनके साथ रहेंगे, मीन प्राइवेट कंपनी के साथ। उसके बाद वो जितने एम्प्लॉयज़ भी सारे वापस करना चाहें तो सारे हुकूमत पाकिस्तान को वापस कर देंगे। उनकी तनख्वाह, उनकी रिटायरमेंट, उनकी पेंशन वो भी हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी होगी। इसलिए वो वाली लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन भी इस ग्रुप के नहीं है। हमारे एक दोस्त कुरैशी साहब वो चाहते थे कि पीआईए मैं ख़रीद दूँ। अच्छा, उस वक्त मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप ना ख़रीदें, बहुत महंगा काम होगा, आपसे चलेगी नहीं। अब जब मैं ये रेट्स देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है मैंने उन्हें गलत मशवरा दे दिया था, उन्हीं को ख़रीद लेनी चाहिए थी, क्योंकि चंद अच्छी गाड़ियाँ ख़रीदें तो इतने पैसों की तो वो ख़रीदी जाती हैं जितने में इन्होंने पीआईए बेच डाली है। और बल्कि मैंने आपको नेट हिसाब करके बताया है, तो पल्ले से पैसे देकर पीआईए जो है वो इन्होंने दी है। और ज़हन में रखिए कि चलती हुई एयरलाइन है जैसे भी है। मैंने आपको बताया कि कम से कम 20-22 या 18-20 जहाज़ जो है वो बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में फर्स्ट क्लास हैं। बाकी जहाज़ों का भी कुछ ना कुछ काम होगा तो वो भी चल जाएंगे। तो ये एक सदी का शायद बड़ा पाकिस्तान को नुकसान हुआ है मेरे तज्जिए में, और ये जो कुछ किया गया है वो आपके सामने है। तो पीआईए ने बहरहाल 5 दिन शहबाज शरीफ की हुकूमत ने अजमत की ऊंची उड़ान के अनवान से इश्तिहारात दिए हैं। अब मुझे नहीं पता इसमें अजमत की ऊंची उड़ान क्या है। आखिर पर ये कह दूं कि ये आज लाइव सारा शाम ये बोली चलती रही, हालांकि ये आधे घंटे का काम था, घंटों पर इसे घसीटा गया। क्यों घसीटा गया? सोचें दोबारा, क्या आपको अंदाज़ा हो रहा है? वही कि हर इशू को इवन ने सस्पेंड कर दिया। वो जो ऑर्डिनेंस कानून नया लेके आई थी पंजाब गवर्नमेंट, जिसमें डीसी कब्जे दिलवा रहा था, आलिया नीलम साहबा ने कहा, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में भी तासर यही कि नून लीग के बहुत करीब हैं, लेकिन आप पता नहीं क्या हो गया, दोनों खवातीन जो हैं वो एक दूसरे से उलझ रही हैं। आलिया नीलम साहबा ने कहा कि ये जो कानून है ये अदालतों के मतवाजी है, ये नहीं चलेगा, इस तरह तो जाती उमरा का कब्जा भी किसी दिन डीसी किसी और को दे देगा, तो इसको मैं कबूल नहीं करूँगी। उस पर मरियम नवाज़ का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो लॉ था ये सूबाई हुकूमत का आइनी हक था, कानून साजी हमने की है, हमारा ये आइनी हक है। अदलिया इसमें कब्ज़ा माफिया के साथ खड़ी हुई नज़र आती है। मसलन मतलब जो मरियम नवाज़ हैं उन्होंने जस्टिस आलिया नीलम को कब्ज़ा ग्रुप की आप पुश्तपनाही करने वाली, रस्सागिरी कह दिया दूसरे लफ्ज़ों में, क्योंकि जो पुश्तपनाही करता है कब्ज़ा ग्रुप की या किसी भी जराइम पेशा लोगों की, उसे रस्सागिर कहा जाता है। तो उर्फ़ आम में मरियम नवाज़ ने जस्टिस आलिया नीलम साहबा को रस्सागिर कह दिया। उन्होंने कहा कि लग रहा है कि अदलिया जो है अपने ही तय करदा असूलों के मुताबिक उन्होंने ये फैसला नहीं दिया और कब्ज़ा माफिया के सताए हुए अवाम का बड़ा नुकसान है। कानून की मुअत्तली से कब्ज़ा माफिया को फ़ायदा होगा, अवाम इसे कब्ज़ा माफिया की पुश्तपनाही समझेंगे। वो जस्टिस आलिया नीलम को कब्ज़ा माफी की पुश्तपनाही करने वाली कह रहे हैं। बहरहाल मैं अभी से आपको बता देता हूँ, जस्टिस आलिया नीलम इसी तनख्वाह पर काम करेंगी, क्योंकि
अदलिया ने जो अपनी बेतौकीरी की है, जिस लेवल पर जाके इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, जिस तरह वो खुद चीफ जस्टिस बनी थी, उन तमाम चीज़ों के बाद मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस साहबा जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं इस सारे मामले के अंदर। हमारे लिए तो बड़ी मोहतरम है, लेकिन आई डोंट सी कि अदलिया के अंदर अब कोई भी स्पाइन है। वो जो वज़ीर आला फॉर्म 47 की पंजाब की हैं, उनको तो छोड़ें, वो तो अब किसी SHO के सामने खड़े होने जोगी बेचारी अदलिया नहीं रही। अमा सवाए ये कि SHO जो है वो चौधरी निज़ामुद्दीन को पसंद ना हो तो फिर खड़ी हो सकती है अदलिया। लेकिन जब तक कोई जनरल्स का इंटरेस्ट किसी के पीछे है, तो वो भले कोई मुहर्रर हो किसी थाने का, अदलिया उसके सामने नहीं खड़ी हो सकती। तो ये लड़ाई मुझे बेजा नज़र आ रही है, लेकिन शुरू हुई है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। बाकी पंजाब के आपको हालात बता दें, जिस पर जस्टिस आलिया नीलम साहबा को बहुत पहले एक्शन लेने चाहिए थे, लेकिन वो खामोश रही हैं और लोग मर रहे हैं। ये अगले आपको एक दो वाक़यात बता देते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि वही पुलिस जिसको इन्होंने भूखे कुत्तों की तरह बनाकर आवाम पर छोड़ा, माजरत इस लफ्ज़ पर, लेकिन वो अब आवाम को नोच रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रही कि जाना है तो किधर। अयाज नामी एक नौजवान लाहौर में अपने घर के सामने 4-5 अपने दोस्तों के साथ बाहर बैठा हुआ था। वहाँ पर पुलिस गुजरी। पुलिस ने उन लोगों की तलाशी लेना शुरू की। ज़ाहिर है, जहाँ भी बैठे नौजवानों को देखते हैं, कुछ ना कुछ तो छेड़खानी करेंगे, जेब से कोई चीज़ निकल आई तो पैसे ले लेंगे, रिश्वत ले लेंगे। इसी चक्कर में उनकी तलाशी वलाशी की। अयाज 4 बच्चों का बाप था और अपने दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के साथ ही अपने घर के सामने बैठा था। तलाशी के दौरान पुलिस के साथ कुछ तल्ख कलामी हुई। CCD वाले पकड़ कर ले गए। उसी तल्ख कलामी की वजह से CCD वाले वहाँ से अरेस्ट करके ले गए और जाकर जाली पुलिस मुकाबला बनाकर अयाज को कत्ल कर दिया। ये सूरत हाल है। मतलब माफिया, मैंने आपको याद होगा 6-8 महीने पहले जब लोग बड़े खुश होते थे नेफे में पिस्तौल चलने पर, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि ये सबके घरों को आग आएगी। पुलिस को जब आप एक माफिया के तौर पर ट्रीट करेंगे, अंडरवर्ल्ड के तौर पर ट्रीट करेंगे, उनसे कत्ल व गारत करवाएंगे। हाल ही में एक पिटिशन लाहौर हाई कोर्ट में फाइल हुई कि पिछले 6 महीने के अंदर 2200 के करीब लोगों को कत्ल कर दिया जाली पुलिस मुकाबलों के अंदर, और शायद टारगेट जो है वो 7000 है। जी हाँ, ये ज़राए क्लेम कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये क्लेम था कि 7000 का टारगेट रखा हुआ है कि 7000 लोगों को मारना है। टारगेट तो ये बनाकर रखा होगा ना कि जराइम पेशा लोगों को मार के जराइम को ख़त्म करना है। जराइम को ख़त्म करने के लिए जराइम पेशा लोगों को ही कत्ल कर दो। और अब पुलिस को कौन पूछे, वो जिससे लड़ेगी, जिससे मुखालफत होगी, जिसके खिलाफ पैसे पकड़ लेगी, उनको भी वो जराइम पेशा डिक्लेयर करके कत्ल करती जाएगी। अयाज के साथ ये हुआ है, 4 बच्चों का बाप है। ये लाहौर का वाक़या। अगला सुनिए। अयाज के बाद आपके सामने जो अगली खबर रखते हैं वो इस्लामाबाद के थाना लोई भेर के इलाके की है। डॉक्टर साहबा हैं, एक मेडिकल डॉक्टर, फ़िज़ा शायद उनका नाम है अगर मैं गलत नहीं। उनकी अपने शौहर के साथ झगड़ा हुआ, वो पुलिस स्टेशन चली गई उस झगड़े को लेके। SHO थाना लोई भेर जो था, उसने उनको इंसाफ देने की बजाय उन्हीं को हरासा करना शुरू कर दिया और उनसे पैसे भी लिए, जेवर भी लिया, उन्हें ब्लैकमेल भी किया। उनकी अब वीडियो सामने आई है। उनसे जिनसी हरासगी भी उनकी की और उनको कई महीने तक वो और उनके एक वकील दोस्त, इल्ज़ामात ये हैं कि SHO और एक वकील SHO के जो दोस्त हैं वो मिलकर ये खेल खेलते रहे, ये इल्ज़ामात हैं। अब वो डॉक्टर साहबा सामने आई हैं, उन्होंने कंप्लेन की है IG इस्लामाबाद को और वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन दी है, मैसेजेस दिए हैं जिसमें हरासगी कर रहे हैं SHO। बजाय उनको प्रोटेक्ट करने की या उन्हें को इंसाफ देने की, वो उनको जैसे ही वो उनके हत्थे चढ़ी, वो उनको हरासा करना शुरू हो गए। अभी एक पॉडकास्ट, मुझे नाम तो याद नहीं है या मैं उन्हें नहीं जानता, लेकिन अच्छा पॉडकास्ट करते हैं वो, पहले भी मैंने उनके वीडियोस देखे। उनका पॉडकास्ट एक सामने आया जिसमें वो इमरान शफकत नामी सहाफ़ी को कोट कर रहे थे और कोट करके ये कह रहे थे कि जो NCCIA के पीछे इस वक्त मिलिट्री इंटेलिजेंस पड़ी हुई है, वो इसलिए पड़ी हुई है कि NCCIA जो कि साइबर क्राइम्स के ऊपर काम करती थी। अगर आप किसी को फेसबुक पर, इंस्टा पर, ऑनलाइन किसी तरह से भी हरास करते हैं तो वो NCCIA के ज़ुमरे में आता था। असल में तो ये इदारा हम लोगों को टारगेट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसके असल कामों में जो बात लिखी गई थी वो ऑनलाइन हरास की थी। तो वो उस पॉडकास्ट में ये बताया जा रहा है कि यहाँ तक मामला पहुँचे कि लोगों ने कंप्लेन की और NCCIA उनके घरों में चले गए कंप्लेंट सुनने के लिए और बाद में उनकी औरतों को हरास करते रहे, उनके बच्चों को हरास करते रहे, बदफेली करते रहे। अब आप, मैं इससे ज़्यादा लफ्ज़ ना ही इस्तेमाल करूं तो यही काफ़ी है कि जो कंप्लेनेंट थे उनको इंसाफ देने की बजाय बाद में ब्लैकमेल करके उन्हीं की औरतों के साथ बदफेली, उन्हीं के बच्चों के साथ बदफेली, ये इल्ज़ामात और इसका रेफरेंस इमरान नामी जो सहाफ़ी हैं उनको वो रेफ़र कर रहे हैं। और पॉडकास्ट के अंदर उन्होंने डिस्कस किया और कहा कि अब इस सरकार से ही लोगों को अल्लाह बचाए। ज़ाहिर है जब आपकी हरासगी किसी की भी होती है तो उसके पास कोई दूसरे हरास करने वाले के पास कोई न्यूड पिक्चर्स होती हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है, वो आपको भेजता है। आप वो सारी चीज़ें जाकर एक इदारे में जमा करवाते हैं NCCIA में कि ये जी ये मुझे हरासगी की जा रही है। अब वो जो सेंसिटिव मटीरियल है वो उन तक भी पहुँच गया
तो उस मटेरियल को लेके वो बजाय इसके कि जो कल्प्रिट है उसको पकड़ें और सजा दें, वो उस मटेरियल को लेके आप ही की खवातीन को जो है वो हरास करना शुरू हो जाते हैं। ये हालात हैं फील्ड मार्शल साहब के, जो वो एक रियासत तैयबा की बात बार बार करते हैं, ये वहाँ पर हालात उन्होंने पुलिस के बर्पा कर दिए हैं। इस पॉडकास्ट में वो जो मोहतरम है वो ये भी कहते हैं, माजरत मुझे उनका नाम नहीं पता, बहुत अफसोस की बात है कि मैं नाम उनका नहीं ले पा रहा, लेकिन अच्छा पॉडकास्ट करते हैं वो, कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है, ये उनका ओपिनियन है, कि जब पीटीआई पर ये सारे इदारे छोड़े गए, ये सारे लोगों को छोड़ा गया और पीटीआई की खवातीन की इज़्ज़तों को मलियामेट किया गया, वर्कर्स की इज़्ज़त को मलियामेट किया गया, चादर चार दीवारी की, तो हमारी अशराफिया भी, हमारे लिबरल भी, हमारे सहाफ़ी भी सब खामोश रहे कि अच्छा पीटीआई के साथ हो रहा है। अब उन्होंने कहा कि मामला यहाँ तक बढ़ गया है कि एनसीसीआईए की जब इन्वेस्टिगेशन हुई है तो इनके अफसरान जो हैं वो लोगों को इस तरीके से हरास करने के अंदर मुलव्वस हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये तो हालात आपको इवेंट बताए हैं जो कुछ इस वक्त इस्लामाबाद में और लाहौर में और एनसीसीआई में हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेजियां बोलने का दिल कर पड़ा है। ये पहले ज़रा मैडम की अंग्रेजी सुनिए। स्पेक्टेकुलर शो, व्हाट अ रिवेटिंग स्पेक्टिकल। सुन लिया, आज उन्होंने ये लफ्ज़ बोले हैं, अल्लाह ही खैर करे को मुंह में नहीं फंस गया लफ्ज़ मेरी बाजी के। और आजकल तो बाजी के डॉक्टरों के साथ भी रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों की बिस्ती शिस्ती बड़ी की हुई है पिछले दिनों में, तो अगर कोई अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मुंह में फंस गया तो उससे जॉ लॉक हो गया, तो मुझे नहीं पता फिर जाकर ये कहाँ से अपना ट्रीटमेंट, फिर इतने दिन बोलेंगी नहीं, बाहर जाना पड़ेगा मुल्क के, तो बाजी इतनी मुश्किल अंग्रेज़ी ना बोला करें। मैं समझता हूँ आपके ऊपर, और दूसरी तरफ फील्ड मार्शल के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि आप दोनों ने अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करना है, लेकिन मेरी समझ से बाहर है कि आप इतनी औखी अंग्रेज़ी क्यों बोलती हैं। इन्होंने भी अंडर 19 टीम के जीतने के ऊपर ये अंग्रेज़ी बोली है। मैंने आपको कहा ना कि हर चीज़ में हवा भरते हैं बेचारे, इनको हर चीज़ से कोई ना कोई इवेंट बनाना है ताकि आवाम की तवज्जो रियल इशूज़ से हट के, इनकी ये चोर बाजारी और करप्शन से हट के उस पर जाए। दूसरी तरफ हमारे फील्ड मार्शल साहब की भी एक और वीडियो जारी की गई है जिसमें इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि उन्होंने कई बार इसमें कुरानिक रेफरेंसेस को इन्वोक किया। वो तो हर जगह ही करते हैं, हमें तो अब आदत हो गई है, वो हर जगह कुरानी आयात बोलते हैं, फरमाते हैं, उनकी तशरीह करते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी की, वो अपने ऊपर लागू नहीं करते, दूसरों पर लागू करते हैं। लेकिन लिबिया से जो उनकी अंग्रेज़ी की तकरीर सामने आई है उसमें दो तीन चीज़ें बड़ी हैरान कुन। एक तो उनकी आवाज़ कांप रही है। आवाज़ क्यों कांपती है, इस तरह से बात करते हुए आपकी आवाज़ क्यों कांपेगी, ये मेरी समझ से बाहर है। ये ज़रा कोई जो डॉक्टर हजरात हैं या कोई और एक्सपर्ट इस चीज़ के हो सकते हैं, वो ज़रूर कमेंट में कोई बता सके तो बताइएगा, मैं ज़रूर इसमें दिलचस्पी रखता हूँ कि फील्ड मार्शल साहब चले अंग्रेज़ी बोल रहे थे, ये प्रेशर था, वैसे प्रेशर था, नींद पूरी नहीं थी, क्या वजह थी, आवाज़ उनकी क्यों कांप रही थी। और फिर उन्होंने वहाँ तकरीर करते हुए कहा कि जो सबसे पहले ख़तरा मोल लेता है वही कामयाब होता है, जो हिम्मत नहीं करता वो कभी कामयाब नहीं होता। ये एक आफाकी असूल है। वो लिबिया के लोगों को ये तरगीब दे रहे थे कि आप भी ख़तरा मोल लें, जैसे 9 मई का ख़तरा मैंने मोल लिया और सब कुछ पलटा के रख दिया, आप भी जो एडवेंचर करेगा वही विनर होगा, जैसे मैंने अपनी ही कौम के साथ एडवेंचर कर दिया 9 मई को, और वैसे ही आप करें, मेरा ख्याल है। लफ्ज़ उनके ये नहीं थे, मेरे ख्याल में उनका मकसद यही था। ज़रा छोटी सी अंग्रेज़ी की उनकी भी झलक सुने। And my dear brother, this is again a universal principle. Who dares wins, and who doesn't dare cannot win. सुन लिया आपने, तो ये सूरत हाल है। आवाज़ भी कांप रही है, अंग्रेज़ी भी वो भी ज़रा थोड़ी सी औखी सी बोल रहे हैं, कुरानिक रेफरेंसेस भी है, बाजी भी अंग्रेज़ी बोल रही है। अल्लाह ही खैर करे, हम सब ने जाना अब किधर है ये हमें पता नहीं। अगली खबर, इमरान खान साहब के सर्दियों के कपड़े, पहले भी हमने ये आपको खबर दी थी, दोबारा आपके सामने रख रहे हैं। स्टाफ जो बनी गाला का है, उन्होंने आज सलमान अकरम राजा साहब के साथ मुलाकात की, उन्हें वो सामान और एक ख़त दिया कि इमरान खान साहब के जो सर्दियों के कपड़े हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं उनको पहुंचाने की, उनको जिन टांगों के ऊपर गोलियां लगी हैं वहाँ पर उनके लिए एक पट्टी पहनने के लिए, ताकि सर्दी की वजह से दर्द में शिद्दत में इजाफा ना हो, वो भी पहुँचानी थी, लेकिन जेल हकाम वो नहीं ले रहे, उनको अंदर गर्म कपड़े नहीं पहुँचा रहे। तो आज उन्होंने उनसे अपील की है कि आप इसके ऊपर कोई मरबूत अदालती कार्रवाई के थ्रू ये कपड़े दिलवाने की कोशिश करें। दूसरी तरफ हालात ये है। तीसरी तरफ कामरान शाहिद, हमारे बहुत ही मोहतरम फिल्म स्टार साबिक शाहिद साहब के बेटे, उन्होंने बहुत ही एक हैरान कुन स्टेटमेंट दी है, देनी नहीं चाहिए थी उन्हें, लेकिन बहुत ही दूर निकल रहे हैं आजकल। सभी को पता है कि वो जर्नल्स के बहुत करीब हैं, लेकिन उस कुर्बत में इतना दूर निकल रहे हैं कि वो कई दफ़ा अपने और अपने इमेज का भी ख्याल नहीं कर रहे कि वो किस तरह से लगेंगे या कल को कैसे याद किए जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल इस वक्त बिल्कुल परवाह नहीं है। क्यों नहीं है मुझे समझ नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की मौत से मतलब फेक न्यूज़ चली, लेकिन कोई बंदा परेशान होकर भी सड़कों पर नहीं निकला। बताना वो ये चाह रहे हैं कि अगर इमरान खान को मार भी दिया जाए तो किसी ने नहीं निकलना। वो ये जाहिर है क्योंकि वो भी जर्नल्स की ज़ुबान ही बोलते हैं। तो ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, ये सोच है, ये डायमेंशन है सोचने की। मतलब इसके ऊपर मैं क्या तजिया करूं। शायद ये भुट्टो साहब के बारे में भी ऐसे ही सोच के इन्होंने ये किया था, और फिर इनको ये नहीं समझ कि आग एकदम नहीं जलती, सुलगती रहती है। और आज भी सिंध के अंदर आपके हालात क्या हैं, मुल्क कितना मजबूत हुआ भुट्टो साहब को लटकाने के बाद, फांसी देने के बाद, वो आप सबको पता है। ज़रूरी नहीं होता कि आग एक धमाके से ही लगे। कई दफ़ा
आग जो है वो सुलगती रहती है और फिर ऐसी लगती है कि आपकी जान नहीं बचती। आप अब जो आपके हालात हैं, पंजाब एक रह गया था, बाकी तीनों सूबों में तो जो आपकी रेपुटेशन थी, जो आपके हालात थे, वो आपके सामने थे और आज भी हैं। अब पंजाब में भी आप यही कर रहे हैं और कामरान शाहिद साहब को अभी तक मेरा ख्याल, क्योंकि या तो बहुत ही नौमलूद हैं या हिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते या नहीं समझना चाहते, या ताकत सर को बिल्कुल रश कर रही है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या क्या रहे हैं। तो पंजाब एक रह गया है। तो आप ऐसी हरकतें अगर आपने कंटिन्यू रखनी है तो फिर यही होना है जो बाकी 3 सूबों में आपके साथ हो रहा है। आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं, जो उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस के जवाब में जो उलमा कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें से 2 टुकड़े आपको सुनवाने हैं। पहला टुकड़ा सुनिए जो फजल रहमान साहब ने कहा। जब काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर रहा है। अगर आप कहते हैं कि हमने अपने दुश्मन के मराकज पर स्ट्राइक किया है और आप इसको एक जायज बयानिया कहते हैं, तो हिंदुस्तान आपसे कहता है कि मैंने बहावलपुर में हमला किया है, मैंने मुरीद के में हमला किया है, मैंने कश्मीर में हमारे खिलाफ कार्रवाई करने वालों के मराकज पर हमले किए हैं। सुन लिया आपने, वाजे कह रहे हैं कि आप काबुल पर हमला करते हैं अपनी जगह चूज करके, तो आपको लगता है कि आप ठीक कर रहे हैं, तो फिर तो इंडिया भी उसी तरीके से ठीक कर रहा है। बहुत हार्ड लाइन है फजल रहमान साहब के हिसाब से जो वो ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप किस तरीके से काबुल के ऊपर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ सुहेल वड़ाइच इनको उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट चाहे तो काबुल में रजीम चेंज कर दे, काबुल में हुकूमत को मलिया मेट कर दे। आप ज़रा कामरान शाहिद साहब के बाद अगले जो दानिश्वर सुहेल वड़ाइच है उनको सोचें। वहाँ पर रशिया ना ये कर सका, अमेरिका वहाँ पर ना कर सका, ब्रिटिश एम्पायर वहाँ पर ये ना कर सकी, लेकिन सुहेल वड़ाइच कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज ये करेगी, तो आप चढ़ दौड़ें काबुल के ऊपर जब आपका दिल करे। फजल रहमान साहब कह रहे हैं कि जो आप कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं काबुल पर हमले करने का, कि वहाँ से हमारे दुश्मन हमले करते हैं, इसी कॉन्टेक्स्ट से कल को इंडिया जब हमले करेगा या उसने पहले किए हैं, तो आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने क्या जस्टिफिकेशन रखेंगे, क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हैं जो इंडिया कर रहा है। इसके अलावा एक और डायमेंशन इसी उलमा कॉन्फ्रेंस में से निकली है और वो ये है कि वहाँ पर मौलाना मंजूर हैं, गालिबन मौलाना मैंगल, उन्होंने एक आलम को नशई करार दे दिया। उन्होंने क्या कहा सुनिए। एक आदमी नशा करके वो कहते 30 लाख का मजमा मेरे पास है। आज तक मेरे ख्याल में बरेलवी और देवबंदी अहले हदीस में मिल करके 30 लाख अगर जमा करे इस किस्म के उलमा नहीं कर सकते। ये बोतल चढ़ा करके फौरन 30 लाख पे पहुंच गया। सुन लिया आपने। वो कहते हैं कि बंदा जिसने बोतल चढ़ा ली और वो बोतल चढ़ा के कह रहा है कि 30 लाख लोग जो हैं, जो मदरसे के बच्चे हैं, वो मैं बैत करवा रहा हूँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथों पर, और वो लड़ेंगे मदरसों के बच्चे फील्ड मार्शल के लिए जहाँ फील्ड मार्शल कहेंगे। और वो कह रहे हैं इतने बच्चे तो हैं ही नहीं मदरसों में जितना इन्होंने नंबर गिन दिया। और ये स्टेटमेंट हमने सोचा किसने कहा, फिर ये वीडियो सामने आई, देखिए जरा। इस वतन के लिए आपके हाथ में हम बैत करते हैं, जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतज़िर हैं। देख लिया आपने। तो अब आपको समझ आ गई कि वो मेरे ख्याल में वो मौलाना ताहिर अशरफी साहब को कह रहे हैं बोतल चढ़ा के, मीन को नशा वशा करके, ये वाली बात कह रहे हैं। हैरानी की बात है मामला किस सिमत जा रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि ये मेरे लिए बहुत तअज्जुब की बात है। मैंने पिछले व्लॉग में भी कहा कि जो उलमा कॉन्फ्रेंस में से डायमेंशंस निकल रही हैं, अभी तक मैं इन्हें समझ नहीं पाया। आप भी कोशिश कीजिएगा, मैं भी करूँगा, लेकिन कुछ ना कुछ है जो अभी तक मेरी समझ में नहीं आ रहा। कोई ना कोई इसकी डायमेंशन है। 3 डायमेंशंस मैंने आपके सामने रखी थी, उनमें से कोई एक है, वरना इस तरह के बयान जो है वो थोड़ा मुश्किल काम ही है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी।